गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिस्ट्री का टीचर आज आपको इतिहास का अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के विषय में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ये लगभग 1200 वर्षों का कालक्रम इसमें आएगा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, जो कि सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी। सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात लगभग 1500 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य देखने को नहीं मिला या कोई संस्कृति ऐसी नहीं पनपी जो कि निगाहों में आए या विचारणीय हो। इसके बाद में 1500 वर्षों के बाद में लगभग 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व का जो काल था उसे वैदिक काल माना गया, जो कि तकरीबन 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें 4 वेदों की रचना की है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में की गई है और ये प्रथम वेद था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई है। यजुर्वेद जो है उसमें कर्मकांडों के विषय में, बलि आदि के बारे में बताया गया है। वहीं सामवेद जो है संगीत का जनक माना जाता है, गा कर के गीत के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अथर्ववेद में तंत्र विद्या का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी समय में कर्षक बस्तियाँ बनी, चरवाहा बस्तियों का निर्माण भी इसी समय के अंदर होता है। और ये जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, पूर्णतः एक आर्य सभ्यता थी और यह जो थी धीरे धीरे जो ये पनपती गई और ये पूर्ण रूप से जो एक ग्रामीण सभ्यता थी धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने लगी और फिर ये नगर जो थे वो महाजनपद बनने लगे। नगरों से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। इसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भी इसी समय में हुआ था। अब हम आते हैं इसके काल को जानने के विभिन्न स्रोतों के विषय में जानकारी। मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों द्वारा किए गए वृत्तांत और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे हम इस कालखंड के बारे में जान पाते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंदर पौराणिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, आपके वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब आते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य में जैन के जितने भी ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, उनसे बताया इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से चाणक्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, जिसमें राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए उसके विषय में बताया गया है। इसका नाम है अर्थशास्त्र। यात्री वृत्तांतों के अंदर जो है भिन्न भिन्न समय में भारत में भिन्न भिन्न यात्री आते हुए उन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इसी प्रकार से जो सिकंदर ने आक्रमण किया, सिकंदर के बाद में उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस जब शासन करने के लिए यहाँ पे रुकता है तो वह अपना एक राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे भेजता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस की बेटी के साथ में अपना विवाह करके उनसे संबंध स्थापित करता है और जो है वहाँ का जो सेल्यूकस का राजदूत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में रहता है और एक पुस्तक लिखता है इंडिका। इंडिका की मूल प्रति आज हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो उसके बाद वाले जितने भी लेखक थे उन्होंने मैक्सनीज की इंडिका को ध्यान में रखते हुए उसके बहुत सारे वृत्तांतों का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है, जिससे हमें मैक्सनीज की इंडिका के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, अशोक के स्तंभ, ये सभी के सभी भी पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं। अभिलेख भिन्न भिन्न राजाओं ने और उन शासकों के जो मंत्री इत्यादि जो थे उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के राजाओं के बारे में, शासन के बारे में लिख करके अनेक अभिलेख, ताम्र लेख आदि, जो प्रस्तर अभिलेख, ये सब जो है वहाँ पे गाड़े थे अपने समय में, ताकि उनके विषय में जानकारी बाद वाले शासकों को, लोगों को प्राप्त हो सके। सिक्कों के ऊपर बहुत सारे राजाओं की तस्वीरें, उनके चित्र और उनके जो नाम और उनके जो काल हैं वो लिखे हुए मिलते हैं, जिससे उस कालखंड के बारे में पता चलता है। स्मारक भवन प्राचीन काल के अब नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके खुदाई में कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, तो उन अवशेषों से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, बहुत सारी मूर्तियाँ उस समय की आज भी देखने को मिलती हैं। एक जो है आपने
हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि अशोक स्तंभ के रूप में देखने को मिलता है। जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो सबसे ऊपर जो मूर्ति हैं, 4 शेर, और उसके भी नीचे जो है अशोक चक्र है, जिसे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर में भी उपयोग में लाते हैं। तो ये मूर्तियां हैं जिससे उसके समय में के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार उस समय के जो विभिन्न प्रकार की चित्राकृतियां हैं, चित्रकला है, उनसे भी उस कालखंड के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार का एक अशोक का स्तंभ लेख और भी हैं, जैसे लौह स्तंभ है, जो आज आप दिल्ली के अंदर जाएंगे कुतुब मीनार के पास में, वहीं पे अभी भी रखा हुआ है। तो जानकारी मिलती है उस समय में किस प्रकार का कार्य होता था, क्या। तो उस समय के कालखंड के बारे में जानने की ये सभी आपके साक्ष्य आपने देखे। इसके बाद में हम देखते हैं अभिलेखों की साध्य सीमा क्या है, यानी कि ये इस कालखंड को जानने में जो अभिलेख हैं कितने उपयोगी हैं, कितने नहीं हैं। हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर, इन अभिलेखों पर जो अक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं वो कहीं कहीं पे बहुत ही हल्के उत्कीर्ण किए गए हैं, जिससे इन्हें पढ़ पाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं ये पढ़ने में भी नहीं आते हैं। कुछ अभिलेखों में गुप्त जो अक्षर हैं वो लुप्त प्राय हैं, लुप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं इतने लंबे समय के कारण, तो इसलिए उन्हें पढ़ पाना भी मुश्किल हो जाता है। वास्तव में जो कुछ जो अर्थ हैं वो शब्दों के, वो उस समय कुछ और थे, और आज उनका जो है जो अर्थ है वो कुछ भिन्न निकल के आता है। इस प्रकार के जो अर्थ हैं, शब्द हैं, उनका अर्थ आज के समय में क्या होगा ऐसा पता कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं हैं। अभिलेखों से राजा के बारे में तो पता चलता है, तो उसके शासन के बारे में पता चल सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से आम जनजीवन जो है, लोगों का जो जनजीवन है, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभिलेख बनाने वाले का विचार, अभिलेख जो बनाने वाला जो शासक है या उसके अनुयायी हैं, उन्होंने किस विचार से यह अभिलेख लिखा है, इस पे भी निर्भर करता है कि वह अभिलेख कितना उपयोगी होगा। अभिलेख के बाद में आते हैं हम अभिलेख और सिक्कों पर प्रयुक्त लिपियाँ। अभिलेखों और सिक्कों पर जो मुख्य रूप से जो लिपियाँ पाई गई हैं, ब्राह्मी लिपि। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। इसलिए यह जो लिपि है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती, जैसे कि आज हम देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं। खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि जो है कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं, जिसके अंदर दाएं से बाईं तरफ जैसे उर्दू लिखी जाती है उस तरह लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त यूनानी और अरेमाइक लिपि भी जो है इनके सिक्कों पे, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे उनके ऊपर यह लिपि पाई गई है। एक थे हमारे यहाँ पे पुरातत्व विभाग के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, ये 1830 के अंदर इस कंपनी में थे। इन्होंने भी पुरातत्व विभाग में रहते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, खोज और विभिन्न लिपियों को पढ़ने का प्रयास किया और भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने जब बार बार प्रयास किया तो इन्होंने इस जो लिपि का अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि पीरियदस्सी नामक जो है नाम बार बार सिक्कों पर और अभिलेखों पर देखने को मिलता है। तो इससे जो था इसका अर्थ निकलता है मनोहर मुखाकृति, यानी सुंदर मुंह वाला राजा, इसका अर्थ निकलता है। तो जो ये सुंदर मुंह वाला राजा कौन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता रहा है कि यह राजा अशोक ही रहा होगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा कैसे गया। अब पश्चिमोत्तर के अंदर जो अभिलेख थे वहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, और हिंदू यूनानी शासक वहाँ पे शासन करते थे, और वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने अपने सिक्कों पर, अभिलेखों पर इसी लिपि का प्रयोग किया है, और उसकी जानकारी वहीं से मिलती है। और इसी यूनानी और जो लिपि है उसी की सहायता से खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि जो थी प्राचीन लिपि थी, ये इसको जो है पढ़ने के लिए आपने देखा कि हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं इसे, और इसको पढ़ना भी कठिन था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोपीय विद्वान जो थे उन्होंने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियों को पढ़ा, और उन्हीं की मदद से इन अक्षरों का प्राचीन अक्षरों के साथ में मेल करके और इस लिपि को पढ़ने का कार्य किया। लगभग जो था
1838 ईस्वी के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के अर्थों को भी खोज निकाला। अब बात कर रहे हैं हम महाजनपदों की। तो महाजनपद जो है जनपदों से मिलके बने। जनपद किसे कहते हैं? जनपद का क्या अर्थ है? जन यानी लोग, पद यानी पाँव। जहाँ लोगों के पाँव पड़ गए, जहाँ लोगों के पाँव जम गए, अर्थात जहाँ लोगों ने या उनके कुल ने, उनकी प्रजातियों ने, जनजातियों ने रहना प्रारंभ कर दिया, उसी इलाके को, उसी एरिया को जनपद कहा जाने लगा। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलता है। हालांकि आजकल जनपद के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जनपद का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं जनपदों से मिलकर के बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, जिन्हें महाजनपद बोला गया। एक महाजनपद के जो विशिष्ट लक्षण हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, महाजनपदों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हालांकि अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसमें इनके जो नाम हैं वो भिन्न भिन्न हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म मूल रूप से 16 महाजनपदों के होने का उल्लेख करते हैं। जो ये मूल रूप से जो जितने भी 16 जनपद थे उनमें से वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे जो नाम थे, ये प्रमुख महाजनपद रहे होंगे, जिनका नाम जो है हर किसी की लिस्ट में मिलता है। यानी इनका महत्व कुछ अधिक रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। इसके अतिरिक्त और जो जनपद थे वो शायद उनका महत्व कम रहा होगा। प्रारंभिक के अंदर जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो थे कि इस काल को जो है हमने एक बदलावकारी, परिवर्तनकारी काल के रूप में देखा है, क्योंकि इस काल में राज्यों का निर्माण होने लगा, नगरों का निर्माण हुआ, लोहे का चलन बढ़ गया, लोहे के अंदर हथियारों का प्रयोग बढ़ गया, सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ने लगा, और जो थे लोगों ने बहुत तेज़ी से विकास किया। इस समय में बौद्ध और जो जैन ग्रंथ हैं उनसे हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है, जिसके तहत ज़्यादातर जो राज्य थे और वहाँ पे राजतंत्रात्मक प्रणाली कार्य करती थी। राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन राजा वंशानुगत नहीं होता था। कुछ कुछ जगह पे वंशानुगत भी देखने को मिला है, लेकिन अगर राजा जो है वो निरंकुश नहीं होता था और मंत्री परिषद जो है उसकी सहायता से वह शासन करता था। अगर राजा अयोग्य होगा तो उसे पद से हटा दिया जाता था। कुछ राज्यों में गणतंत्र होता था, जिन्हें गण या संघ के नाम से जानते हैं, जहां राजा के रूप में राजन शासन किया करता था। और आपने नाम सुना होगा महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी का, ये दोनों ही गण के राजकुमार थे। इस जनपद की जो राजधानी जो होती थी जनपदों की, वो उन्हें 4 दीवारी से घेरा जाता था, जिसे किलाबंदी कहा जाता था। और इस किलेबंदी के उसके रख रखाव के लिए सेना की आवश्यकता, नौकर चाकरों की आवश्यकता, धन की आवश्यकता हुआ करती थी। और जो इस धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसानों, व्यापारियों से कर को वसूला जाता था। कुछ जगह पे ऐसा भी पाया गया है कि पड़ोसी राज्यों को लूट करके भी धन को इकट्ठा किया गया है। धीरे धीरे कुछ राज्य जो थे वो स्थायी सेना रखने लगे और स्थायी रूप से नौकरशाही को भी रखने लगे थे। ऐसा माना गया है कि जो यहाँ पे धर्मशास्त्रों का भी उल्लेख मिलता है, और इन धर्मशास्त्रों में शासकों और लोगों के लिए नियमों का निर्धारण भी किया गया है। एक आरंभिक राज्य, एक जो सबसे पहला विशाल साम्राज्य जो था वो मगध का था। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो था मगध। मगध जो साम्राज्य था वह, उसका उदय जो आपके वर्तमान में आपका बिहार है उधर पे ये मगध साम्राज्य रहा होगा। इसने जो था अपना राज्य का विस्तार जो था वो किया लगभग यहाँ पे तक्षशिला, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर उत्तर में अगर हम आते हैं तो कलिंग जो था अशोक ने जीता। अशोक से पहले कलिंग से पूर्व तक, यानी जो आज उड़ीसा है वहाँ तक शासन, और पूर्व में कलिंग तक, और दक्षिण के अंदर स्वर्णगिरी तक इनका शासन फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने महापद्म नंद के अंतिम शासक जो था नंद वंश का, घनानंद की हत्या करके और मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि घनानंद ने जो चाणक्य है
उनका अपमान किया था एक सभा के अंदर, और वहीं सभा के अंदर चाणक्य ने ये शपथ ली थी कि मैं इस वंश का जड़ मूल से नाश करने के बाद में ही अपनी जटाएँ हैं उन जटाओं को, अपनी चुटिया को बांधूंगा। और उन्होंने ये कहते हुए अपनी चुटिया खोल ली थी, और उसके बाद में वो इसी अपने मिशन पे लग गए थे। और उन्होंने एक बच्चे को, जो उस समय में वहाँ खेल रहा था, उसे अपने साथ लेकर के उसे शिक्षा दीक्षा दे करके और उस बालक को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, एक शासक के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 321 ईसा पूर्व में। और ये मौर्य साम्राज्य के में जो है, चंद्रगुप्त के बाद में जो उनका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, अशोक के बाद में उनके उत्तराधिकारी चलते हुए अंतिम जो शासक था वो बृहदत्त था। और ये बृहदत्त जो था वो अंतिम शासक था, और लगभग इन्होंने 185 साल तक शासन किया। मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना या समृद्ध कैसे बना, इसके पीछे ये है कि इनकी जो राजधानी थी वह बहुत ही सुरक्षित और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसका नाम था राजगीर, राजगृह या राजगाह। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया है, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। किंतु 4वीं शताब्दी के अंदर इसे बदल करके पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना, आधुनिक पटना कहते हैं जिसे हम, वह पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, जिसमें गंगा और सोन नदी के दोआब पे थी, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होने से फसलें बहुत अच्छी होती थी, खेती लहला उठती थी, जिसके कारण यहाँ पे लोगों में खाद्यान्न की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। जंगल से हाथी बहुतायत में मिल जाया करते थे, जो कि सेना का महत्वपूर्ण अंग होते थे। और यहाँ के जितने भी जो शासक हुए मगध के, वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हुए और बहुत शक्तिशाली योग्य हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। इन्होंने अपनी शक्ति और योग्यता के बल पे अपने साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा कर दिया। गंगा और उसकी जो उपनदियाँ थी वो आवागमन के लिए भी प्रयोग में लाई जाती थी। यह एक सस्ता और सुलभ साधन था। इसमें से की वजह से व्यापार में भी वृद्धि हुई, व्यापार जो है समृद्ध होने लगा। और लोहे की जो खादानें थी वो आपको मगध के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिलती थी, जिसकी वजह से जो हथियार बनाने के लिए जो लोहा चाहिए होता था उसकी निर्भरता ख़त्म हो गई थी, और ये लोग हथियार आसानी से बना पाते थे। अशोक का धम, अशोक का धम, जिसके अंदर धम के अशोक का धम धम के सिद्धांत साधारण और सार्वभौमिक थे। धम के माध्यम से लोगों का जीवन जो है वो इस संसार में रहते हुए भी और उसके बाद में भी उत्तम होगा, ऐसी इन लोगों का मानना था। बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक और दासों के प्रति उदार व्यवहार, और इस दूसरों के धर्मों का और परंपराओं का आदर करना इनका मुख्य बातें थी। इस धर्म की विशेषताएं ये रही कि इसके अंदर नैतिक जीवन व्यतीत करना, मनुष्य को धर्म में, अशोक के धर्म में यानी बौद्ध धर्म में रहते हुए नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को समान और सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। वासनाओं पर और नियंत्रण रखना चाहिए, यानी किसी प्रकार के आडंबर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरे का धर्मों का सम्मान करें। अशोक का जो धर्म था वह दूसरों के धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता रखना था। जीव जंतुओं की हत्या करना यानी सबसे बड़ा पाप माना जाता था, यानी किसी भी जीव जंतु को किसी भी प्रकार से कर्म से, मन से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना इनका प्रमुख कार्य या प्रमुख काम था। सबके प्रति दयालुता का भावना को रखना और सभी का आदर करना। माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, मित्र हो, भिक्षु हो, सन्यासी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके प्रति आदर का भाव रखना इनका प्रमुख जो है धर्म का कार्य था। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया? अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग का गठन किया और उस अधिकारी का नाम इन्होंने धम्म महामात्य दिया। 13वें शिलालेख से पता चलता है कि इन धार्मिक कार्यों के लिए जो धम्म महामात्य की नियुक्ति की गई उसके लिए
उन्हें वेतन भी दिया जाता था और साथ ही उन्हें अलग अलग जगहों पे आने जाने के लिए छूट थी। वो विभिन्न भिन्न जगहों पे आते जाते रहते थे। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता था। मौर्य